अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम आगे ही। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द ट्रांजिशन एनिमल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। बिकॉज कह रहे हैं कि मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न हमारे पास होता है उनका पैरामैग्नेटिक होना। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है कि डी टू डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन होती हैं, यानी कि वो जंप करते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कलर हमें नज़र आता है। अब उसके बाद है द हाइड्रोजन इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स, हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर प्रोड्यूस करने वाला। हाइड्रो मीन्स वाटर। ठीक है, उसके बाद है द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स कोल्ड वाटर एक्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास बेरिलियम और मैग्नीशियम ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते। इनका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब हॉट वाटर होगा तो ये रिएक्शन करेंगे, कोल्ड टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं करते। सही है। उसके बाद है द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट विच डोंट कंटेन एनी मेटेलिक। मेटेलिक नहीं है, मेटल होगा। ठीक है, ये मेटल होगा, मेटेलिक नहीं है ये। तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कोई भी मेटल नहीं है? तो वो हमारे पास ग्रुप 7 है, जिसमें सारे हेलोजेंस होते हैं। यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं होता। उसके बाद है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 है कि एटम may be divided into further smaller particles. It proved during डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें एटम डिवाइड हो गए थे, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए थे। उसके बाद है ऑल द हाइड्रोकार्बन्स अदर देन एरोमेटिक आर। एरोमेटिक कंपाउंड के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारे पास एल्कीन एल्कीन लाइन है, उनको हम एलिफेटिक, एक होता है एलिफेटिक, होता है एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 8 द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज। हेलोजन डेरिवेटिव्स हमारे पास यहाँ सारे ही होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोकार्बन में हेलोजन किसी न किसी तरीके से लग रहा होता है, तो ऑल ऑफ दीज। द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास अमाइन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता। द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इन तो बोथ ए एंड बी। फूड केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों में हम फूड के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। विच इज़ कॉमन अमंग द फर्टिलाइजर्स। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मेन कंपोनेंट है फर्टिलाइजर्स का। अच्छा, what volume of NH3 can be liberated by 3 liters of N2? इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जब N2 ब्रेक होता है, NH3 सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। NH3 जब
ब्रेक होता है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन H2 प्लस N2 में ब्रेक होता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाते हैं और हाइड्रोजन के साथ 3 आता है, तो ये इक्वेशन होती है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर 2 NH3 से कितने N निकल रहे हैं, 1 N निकल रहा है। ठीक है, द वॉट वॉल्यूम ऑफ NH3 कैन बी लिमिटेड बाय 3 लीटर ऑफ N2। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हम इस इक्वेशन को रिवर्स करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसको मैं रिवर्स कर देती हूँ, यानी कि ये मेरे पास रिएक्टेंट होगा, ये मेरे पास प्रोडक्ट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 N2 इस्तेमाल करा तो 2 NH3 हमें मिल रहे हैं। 1 N2 इस्तेमाल करने पे 2 NH3 मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर 3 N2 इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 हो गया। तो यहाँ पे 2 को भी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो कितने वॉल्यूम हो जाएंगे, इक्वल्स टू 6। तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या होगा कि 3 लीटर यानी कि 3 वॉल्यूम अगर हम इस्तेमाल करेंगे N2 के तो हमें 6 वॉल्यूम मिलेगा NH3 का। गैस कैन बी कंप्रेस अंडर प्रेशर बिकॉज दे, गैसेस को हम इसलिए कंप्रेस करते हैं क्योंकि उनके पास लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होती हैं। एटम में बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, इट वॉज प्रूव ड्यूरिंग, अगेन ये वही रिपीट हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ज़रूरी होती है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इम्पोर्टेंस होते हैं। उसके बाद है 16, द केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीटेड अलॉन्ग विथ चेंजेस ऑफ, केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज आता है एनर्जी का भी जब केमिकल रिएक्शन होता है, नेचर ऑफ मैटर भी बदल सकती है, रिएक्टेंट भी बदल सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑल ऑफ दिस सब कुछ चेंज होता है जब रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इनटू रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में ना जा सकते हो उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। आ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड, अच्छा सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है और सॉल्वेंट एक यहाँ पे जनरल वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसीलिए ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये तीनों ही सॉल्वेंट हैं हमारे पास। 19 में कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्म पर यूनिट टाइम, द केमिकल चेंज पर यूनिट टाइम। तो ऑल ऑफ दीज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही होता है कि कितने टाइम में रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, कितने टाइम में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और कितना चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से। तो सब रेट ऑफ रिएक्शन में आता है। द नंबर ऑफ ग्रुप 7 आर कॉल्ड, 7 को हम हेलोजेंस कहते हैं। उसके बाद है द नो पोर्शन ऑफ यूनिवर्स कंटेन्स हाइड्रोजन अबाउट, हाइड्रोजन तकरीबन 98% मौजूद है ज़मीन में। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ 2A, 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जब भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं तो क्या होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। 23 है हमारे पास द ओनली लिक्विड एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इस, अच्छा पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में हमारे पास आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारे पास पी ब्लॉक में आता है। ठीक है, अगर पी ब्लॉक की बात करें
लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के लिक्विड एलिमेंट की बात करें तो डी ब्लॉक में हमारे पास करेक्ट होगा मरकरी, और पी ब्लॉक की बात करें तो फिर ब्रोमीन करेक्ट होगा। ठीक है। वॉट इज़ ट्रू अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर मोस्टली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि वो सॉलिड भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, दोनों चीज़ें, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। द एबिलिटी ऑफ एटम टू बाइंड इट सेल्फ विथ इट्स ओन एटम, अच्छा ये होते हैं कैटिनेशन, ठीक है, जो कि कार्बन में सबसे ज़्यादा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कैटिनेशन, जो कि कार्बन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके आंसर्स हैं, इसके आंसर्स को आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन है यहाँ पे, इसमें क्या कह रहे हैं, Na2CO3 टर्न्स रेड लिटमस ब्लू बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। जब लिटमस पेपर ब्लू होता है तो उसका मतलब यही होता है कि बेस है, तो ये रिएक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, और ये बेसिकली Na2 सोडियम कार्बोनेट जो है ये NaOH का एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ठीक है, तो इस वजह से भी ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस टू इट्स फ्लो, ये हमारे पास होती है विस्कोसिटी, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन अगर उर्दू में बोलें तो। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, फर्स्ट ईयर का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बहुत बहुत बार ये पास पेपर में भी आ चुका है, बोर्ड की भी। F negative, Cl negative, Br negative and I negative belongs to the same group of periodic table and they show similarity due to, अच्छा इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इनकी सेम होती है, जिसकी वजह से इनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, इसीलिए इनको एक जैसा बोला गया है। ठीक है, उसके बाद है व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 ज़ीरो, इट स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट CO2 का ज़ीरो होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अगर मैं इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है कि कार्बन की एक तरफ भी ऑक्सीजन लगा होता है और दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा होता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि इसका जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री बन रहा है, जो कि लीनियर होता है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है ऑक्टेन, ये सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज, एक्सोथर्मिक में हीट जो होती है वो रिलीज होती है। बहुत सिंपल है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ वाटर गैस, वाटर गैस जो है वो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का और हाइड्रोजन गैस का। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा इसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर NaOH टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 1m सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे सबसे सिंपल जो चीज़ मांगी गई है वो यहाँ पे मास मांगा गया है, तो और मोलैरिटी दी हुई है, ये रही हमारे पास मोलैरिटी। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगेगा सिंपल, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम हमारे पास हमेशा डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया मैंने, सिंपल वैल्यू पुट किया, मोलरिटी की 1 वैल्यू है, मास हमें निकालना है, ठीक है, मोलर मास NaOH का 40 होता है और वॉल्यूम हमें 1 लीटर दिया हुआ है। लीटर बोलो या डेसीमीटर क्यूब बोलो, बात एक ही है, ठीक है, लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास मास आ गया 40 ग्राम, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, 40 ग्राम करेक्ट होगा। द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ये एवोगैड्रो ने कहा था, ये बात हमें बताई थी, तो ये एवोगैड्रो लॉ है। द फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलिन इज, अच्छा ज़ाइलिन क्या होता है, जब हमारा बेंजीन जो है बेंजीन के ऊपर, सही नहीं बन रहा है मुझसे, बेंजीन के ऊपर जब 2 CH3 लगे हुए हों, पहले किसी भी पोजीशन पे लगे हुए हों, जब 2 CH3 लगे हुए होंगे बेंजीन पे, तो ये हमारा कहलाता है ज़ाइलीन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H4 और CH3 3 नहीं होते, CH3 2 होते हैं, यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा। द लोएस्ट एनर्जी विच ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव, बेसिकली लोएस्ट एनर्जी के लेवल यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। उसकी बात है H2SO4 सॉल्यूशन कंटेन्स 80% बाय वेट बाय H2SO4 एंड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.73 और हमें 80% जो है वो वेट दिया हुआ है H2SO4 का। इसको देखते हैं, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली हमें एक तरीके से मास दिया हुआ है, टोटल सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, सही है ना। 1.70 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो ये टोटल हमारे सॉल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम है उसका मास दिया हुआ है। तो 1.73 को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये केजी में, हम अज्यूम करते हैं कि केजी में है, केजी से हम इसको ग्राम में लेके जाएंगे, ग्राम में ले जाने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाएंगे, तो ये हमारे पास ग्राम में आ गया, ठीक है। हमें ये मिल गया टोटल मास, ठीक है, टोटल H2SO4 के साथ कुछ और भी होगा, लेकिन हमें बोला है कि हमारे पास 80% है H2SO4, तो हमें इसका 80% पता लगाना है कि ये जो टोटल है इसमें से 80% H2SO4 का है, तो हमने इसका 80% निकाला। कैलकुलेटर में आप पुट करोगे 80% ऑफ 1730, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1384 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मास H2SO4 का। अब हम यहाँ से मोलैरिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर हमें वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंपल मैंने मास ये ना निकाला था वो पुट करा, नीचे मोलर मास जो फॉर्मूला का होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लीटर में था, सिंपल मैंने पुट कर दिया, वो डिवाइड करवा दिया, तो ये हमारे पास मोलैरिटी निकल कर आ गई। अब मोलैरिटी के बाद नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, अच्छा यहाँ पे हमसे बोला है कि नॉर्मेलिटी अप्रॉक्सीमेटली, इस नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है वैलेंसी फैक्टर से। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एसिड है तो एसिड में कितने प्रोटॉन या फिर H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एसिड जो है H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 का क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि H2SO4 में से हमें दिख सकता है 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर सकता है। इसी तरह अगर बेस होता तो यहाँ पर बेस में हम OH नेगेटिव को देख रहे होते, ये कितने OH नेगेटिव आ सकते हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर H2SO4 के हिसाब से क्या हो गया 2, तो मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करवाया तो 28.8 आंसर आया, तो यहाँ पर हमारे पास 28.8 करेक्ट आंसर होगा। गैमा रेज जो होती है वो हमारे फोटॉन्स होते हैं जिनका 0 मास होता है,
और 0 चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद हमसे क्या बोला हुआ है, कैथोड रेज कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फर्मेशन करवाई थी हमारे इसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ने। उसके बाद गैमा रेज जो होती हैं वो बेसिकली भी मैंने बताया कि फोटोन होती है, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने नन होगा, फिर नन होगा क्योंकि यहाँ पे फोटोन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। फोटोन से इमिट होती है गैमा रेज। 18 अमीनो एसिड आर एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सोर्स ऑफ। इनमें से शुगर से हमें ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता। फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज जो है वो हमारे पास होता है C6H12O6। फ्रक्टोज याद रखिएगा हमेशा, फ्रक्टोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव एलिमेंट। इसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है। उसके बाद 21 विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर विल गिव अ pH ग्रेटर देन 7। तो KOH एक बेस है, तो ये जब पानी में डिजॉल्व होगी तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगी, यानी कि pH ग्रेटर देन 7 आएगी। विच पार्टिकल इन द न्यूक्लियस हैज द सेम चार्ज एज अ प्रोटॉन विद अपोजिट एंड हैविंग। अच्छा, ये प्रोटॉन की बात हो रही है कि जिसका अपोजिट चार्ज होता है 1836 टाइम मास भी ज़्यादा होता है प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से। द सब्सटेंस विच इज लिबरेटेड और डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फेरेडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्लास 9 का टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। तो E इज इक्वल्स टू mc², ये इस्तेमाल होती है एनर्जी और मास की कन्वर्जन में। ठीक है, सो उसके बाद ये आंसर की है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। उसके बाद आगे के MCQs हैं। NH4 2SO4 solution turns blue litmus paper red because of the formation of। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, इसलिए लिटमस पेपर रेड हो जाता है। जब लिटमस पेपर रेड हो जाए मतलब एसिड बनेगा, जब लिटमस पेपर ब्लू हो जाए मतलब बेस बनेगी। व्हेन एनी सॉलिड चेंज टू गैस विदाउट मेल्टिंग, ये सेम वही बात हो गई है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। कलरलेस गैस विद बैड स्मेल ऑफ रोटन एग्स, ये H2S की बात हो रही है, जिसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेटअप ऑफ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड हम उस चीज़ को रखते हैं जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करवाना हो, कोई से भी मेटल। इन एन एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी, हीट जो है वो रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ये भी रिपीटेड है। गैमा रेज हैव 0 मास एंड 0 चार्ज, रिपीट है। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की बात हो रही है। शेयर अ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। सेकेंड ईयर में आपने नॉमेनक्लेचर करते हुए पढ़ा होगा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 1 atm if its gram molecular mass of gas present temperature is 0। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm अगर उसका ग्राम मोलिकुलर मास जो है वो 0 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा अगर वो 1 atm पर है और 0 डिग्री सेल्सियस पर है।
जी बेसिकली ये एसटीपी दिया हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात की गई है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं जो कि कैलकुलेटेड हैं ऑलरेडी। यहाँ पर 22.4 नहीं है, लेकिन हम उसके अगर इन चारों में से किसी एक को चूज़ करना चाहें तो उसके अप्रॉक्स 25 लीटर को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रास इज़ अ एलॉय ऑफ, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। द प्रेशर एट विच वन ऑफ अ गैस एट जीरो ऑक्यूपाइज अ वैल्यू ऑफ 1 लीटर इज क्लोजेस्ट टू। अच्छा, यहाँ पे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी लग सकता है। ठीक है, मोल्स प्रोबेबली हमें यहाँ पे मोल्स नहीं दिए हुए, तो मोल्स की वैल्यू को 1 रख के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और टेम्परेचर कैलन में रखते हैं हम इसमें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22.4 ATM निकल कर आएगा। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो कि प्रेशर निकालना है, टेम्परेचर 0 है, आर की वैल्यू होती है 0.0821। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है आर की, टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स आप 1 रख लेना, और वॉल्यूम जो है वो आप लोग यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ है 1 लीटर रखना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22.4 निकल कर आएगा एटीएम प्रेशर। हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन आयोडीन, इसका 127 मास नंबर दिया हुआ है, 53 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो जब आप 127 में से माइनस करोगे 53 को, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 74। ठीक है, इसके बाद बोला गया है द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इस, कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2। उसके बाद बोला गया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अच्छा, यहाँ पे सेम ये वही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी पोलर, इसमें से वाटर पोलर होता है हमारे पास, बाकी सब में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर, तो आयरन पायराइट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे यानी कि इसको रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो SO2 बनेगा। द मोलर मास molecular weight of NaOH is 40. How many grams of NaOH will be required to prepare 1 liter 0.01 m in। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको शो करवा देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, मोलर मास बताया हुआ है कि 40 है। ठीक है, यहाँ पे भी हमसे बोला है हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि यहाँ पे हमसे मास मांगा हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, मोलरिटी दी हुई है 0.01 और 1 लीटर और 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ बेसिकली 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ही होता है। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, सिंपल फॉर्मूले में पुट करा वॉल्यूम निकालने के लिए, तो सॉरी मास निकालने के लिए, तो वही मोलरिटी का फॉर्मूला रखा। ठीक है, मोलरिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी दी हुई 0.01, मास हमें निकालना है। ठीक है, और मोलर मास 40 है NaOH का, और यहाँ पे मैंने 1000 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 डेसीमीटर क्यूब है 1 लीटर पुट कर दी वैल्यू, तो मेरे पास मास निकल कर आ जाएगा 0.40, जो कि सही रहा 0.40 ग्राम। 20 ml of 0.1 m NaOH is titrated with 0.5 H2SO for the end point the burette reading will be। अच्छा, इसका भी सॉल्यूशन है, ये रहा। कह रहे हैं NaOH है। ठीक है, सवाल वापस से देखते हैं।
20 ml वॉल्यूम दिया हुआ है और मोलैरिटी दी हुई है NaOH की, जो कि बोल रहे हैं टाइट्रेट किया जा रहा है 0.5, यानी कि मोलैरिटी दी हुई है, ये हो गई मोलैरिटी। और यहाँ पर ये भी मोलैरिटी दी हुई है इनकी, और ये वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन लिख ली। अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो कुछ यूँ बनेगी हमारी इक्वेशन, जिसमें हमने देखा कि मोल्स ऑफ NaOH हम निकालेंगे। मोल्स ऑफ NaOH निकालने के लिए मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये रब नहीं हो रहा है, खैर तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास, इसको मैं दिखा ली, अच्छा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालने हैं मोल्स। तो मोल्स के लिए क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है ये वहाँ जाके मोलैरिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलैरिटी दी हुई थी हमें NaOH की 0.1, और वॉल्यूम दिया हुआ था 20 ml। ml से हम वहाँ जाने के लिए, डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए, डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.002 मोल्स। अब यहाँ पे हमारे पास मोल्स आ चुके हैं NaOH के। अब NaOH के मोल्स का इस्तेमाल करके हम स्टेशियोमेट्री के थ्रू पता लगाएंगे कि किस तरीके से हम H2SO4 की मालूम कर सकते हैं। अब देखो ये क्या कह रही है क्वेश्चन के, 2 मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और 1 मोल इस्तेमाल हो रहा है H2SO4 का, यानी कि जितने NaOH के मोल इस्तेमाल होंगे उससे हाफ नंबर में H2SO4 के मोल इस्तेमाल होंगे। तो यानी कि जो भी हमने मोल्स निकाले हैं NaOH के, अगर H2SO4 के मोल्स निकालने हैं तो NaOH के मोल्स को डिवाइड बाई 2 कर दो, क्योंकि हाफ मोल्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमें स्टेशियोमेट्री के थ्रू हमने निकाला क्वेश्चन देख के। तो ये हाफ करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हमारे पास H2SO4 के मोल्स आ गए। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए सेम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मोल हमारे पास गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन था सवाल में, ये रहा 0.5 H2SO4। यहाँ पे वो पुट करा तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 0.02 लीटर। लेकिन हमें तो आंसर चाहिए मिलीलीटर में, क्योंकि हमें ऑप्शंस कैसे दिए हुए, मिलीलीटर में दिए हुए। तो जो आंसर है आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करवा दोगे तो आप ml में चले जाओगे, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारी 2.0 ml फाइनल आंसर हो गया। So under similar condition, if N2, NO, NO2 and N2O5 gases are allowed to diffuse, the gas which will diffuse most quickly, इसमें जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा इन सब में, वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाएगी। तो NO2 का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। Which of the following statement is true? The surface tension of a liquid increase with increase of temperature. The surface tension of liquid does decrease with increase of temperature. The surface tension of liquid does not depend upon temperature. The surface tension of liquid depend upon the volume. तो जो सरफेस टेंशन होता है लिक्विड का, वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो कम होने लगती हैं टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, तो इस वजह से डिक्रीज होता है। द फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलिन, ये अगेन सेम हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। आई थिंक इसके नीचे वाला भी रिपीट ही है, हाँ शुगर जिसका आंसर था। उसके बाद इसके साथ ये वाले पोर्शन के MCQs ख़त्म हो गए। ठीक है, ये इसकी आंसर्स हैं, इसको आप लोग देख लेना, सही है। इसके बाद चलते हैं अगले MCQs पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर कैन बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विथ, क्लोरीन गैस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। उसके बाद है एक्यूरीजा इज़ द मिक्सचर ऑफ, एक्यूरीजा बनता है 3 वॉल्यूम ऑफ HNO3 और 1 वॉल्यूम ऑफ HCl।
से मिलकर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, CH4 react with H2O give water gas. What is the volume of H2O when 100 centimeter cube of CH4 is used? अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो सिंपल यहाँ पे हमें दिख रहा है, वॉल्यूम से हम यहाँ से निकाल लेंगे CH4, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ H2O व्हेन CH4 इज यूज। बेसिकली हमें सिर्फ CH4 और H2O को देखना है क्योंकि हमसे इसी की बात हो रही है, और ये हमें बोला हुआ है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल बन रहे हैं, तो यानी कि अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल करेंगे तो इसके मुकाबले में 3 टाइम्स ये होगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 300 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर स्टेशोमेट्री के हिसाब से देखें तो इक्वेशन क्या कह रही है कि 1:3 का रेशो है, तो वॉल्यूम में भी 1:3 का रेशो होगा, तो H2O 300 सेंटीमीटर क्यूब होगी। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अच्छा, द शेप ऑफ, थोड़ा सा ऊपर कर दो, द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल इज, ये होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ी होगी। इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो पोलैरिटी भी इंक्रीज होगी, डिफरेंस आएगा तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इनमें से हमारे पास जो H2 है ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसमें दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सॉलिड KCl व्हेन डिसॉल्व इन H2 द टेम्परेचर सॉलिड इज। अच्छा, ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि जब हम KCl को पानी में डिसॉल्व करवाते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। When 1 mole of compound is formed and 25 किलोजूल हीट इज रिलीज। अच्छा, कह रहे हैं 1 मोल को बनाने में 25 किलोजूल हीट इस्तेमाल हुई है, तो जब 2 मोल बनेंगे तो कितनी हीट बनेगी? ऑफ कोर्स 25 का डबल 50 किलोजूल रिलीज होगी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलीज हो रही है। 1 मोल से 25 तो 2 मोल से 50। ठीक है, द टू वोम द फॉलोइंग क्रेडिट फॉर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो बनाया है वो मेंडलीव ने बनाया, पहली बार उन्होंने ट्यूबुलर अरेंजमेंट की थी। जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर, ईथर के लिए फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला ROR, बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों तरफ चेन चली होती है। विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर एसिड किसे कहते हैं? जो जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन को लूज़ करेगा वो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो HI जो है वो सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है। क्यों? हाँ, सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करता है क्योंकि HF हाइड्रोजन के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है, HBr भी स्ट्रांगली अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ, और HCl भी। तो ये थोड़ा टाइम लेंगे पानी में डिजॉल्व होने के बाद H पॉजिटिव यानी कि तोड़ने में, अपने बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लेंगे। हालांकि HI आपस में बहुत वीकली जुड़े हुए होते हैं, तो पानी में जब डिजॉल्व होते हैं तो फ़ौरन ये H पॉजिटिव रिलीज़ कर देते हैं। नाइलॉन इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज, नाइलॉन एक पॉलिस्टर है। ठीक है, ये पॉलिस्टर है। उसके बाद सुक्रोज इज मेड फ्रॉम, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है, एक डाइसैकेराइड है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड टू इट्स फ्लो, विस्कोसिटी को कहते हैं। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है ये। ब्रास जो है हमारे पास, ब्रास हमारे पास जो है वो अलॉय होता है जिंक और कॉपर का। हाँ, जिंक और कॉपर का अलॉय, आई थिंक ये भी रिपीटेड है। उसके बाद बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ रिलेटेड विथ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर अपने लॉज दिए थे। ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का जो सबसे बड़ा ओर है जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो बॉक्साइट है। सम सॉलिड डायरेक्टली वेपराइज विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड फेज, अगेन सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में ऐसा होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ रॉटन लाइक स्मेल, H2S गैस जिसको हम, जिसका कॉमन नेम होता है लाफिंग गैस। हाउ मैनी फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट 0.5 मोल्स ऑफ सिल्वर।
अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात जो है मैं आपको बता दूँ, ऐसे डायरेक्टली अगर करने के लिए आए एनईडी या किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जितने फेराडेज होते हैं ना, फेराडे के जो नंबर होता है वो इक्वल होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या है। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल Ag का 108 मोलर मास होता है, तो ये Ag का एक मोल कहलाएगा। ठीक है, ये Ag का एक मोल कहलाएगा। जो एटॉमिक मास होता है, जैसे कार्बन का 12 जो है वो कार्बन का एक मोल है। इसी तरीके से हाइड्रोजन 2 एक साथ होंगे तो उसका एक मोल होता है। तो यहाँ पर सिल्वर का 108 इसका एक मोल होता है। एक मोल हमें पता है जब टूटेगा, यानी कि Ag जब टूटता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये साथ में Ag पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो 1:1 का रेशियो आ रहा है, एक Ag से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मोल से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो जब 0.5 मोल होंगे तो 0.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं खाए, 0.5 मोल्स होंगे। तो यहाँ पर मोल्स अगर 0.5 हैं तो फेरेडे भी 0.5 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं, फेरेडे। तो 1:1, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1 मोल से, तो 1 फेरेडे होगा, 0.5 मोल से 0.5 फेरेडे यूज़ होगा। सही है। कैथोड एक्सपेरिमेंट कंफर्म इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पोलैरिटी ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा पोलैरिटी बढ़ेगी। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बनाइंग द प्रोडक्ट एट कैथोड, इस कैथोड पे H2 गैस जाके अटैच होती थी। अच्छा, तो इस वाले पोर्शन के भी हमारे पास MCQs ख़त्म हो गए हैं और ये इसकी आंसर की है। अब लोग इसको एक बार चेकआउट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट HI होगा क्योंकि ये जल्दी से जल्दी H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देता है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मार्स गैस CH4 को कहते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। सब्सटेंस विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हमारे पास आइसोमर्स होते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ 1 एक्सपोनेंट -3 प्रोटॉन कंसंट्रेशन, यानी कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की बात हो रही है। पर लीटर व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे pH का। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है pH का, pH इक्वल्स टू -log और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। जब आप रखोगे कैलकुलेटर में तो आंसर आ जाएगा 3। विच वन इज़ द पोलर मॉलिक्यूल, अगेन यहाँ पर H पॉजिटिव H2 हमारे पास पोलर है। when volume and pressure of given mass of gas is inversely proportional to each other at constant temperature, ये हमारे पास होता है बोल्स लॉ, जिन्होंने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन दिया था और चार्ल्स ने वॉल्यूम और टेम्परेचर का दिया था। रेट ऑफ रिएक्शन इज इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग एक्सेप्ट
सरफेस टेंशन पे डिपेंड नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन बाकी सब पे करता है। हाउ मैनी ml, अच्छा ये वाला MCQ जो है रिपीट है, तो यहाँ पर 20 ml हमारा आंसर आया था। Two gases A and B have density 0.065 and 1.04 respectively. The ratio of rate of diffusion of gases is, अच्छा यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बी इक्वल्स टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ए। अब क्या है, डेंसिटी ऑफ बी कितनी दी हुई है हमें, 1.04, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ ए दी हुई है 0.065, ठीक है। सिंपल, आप लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर में रखोगे, ठीक है, इनके दोनों को डिवाइड करवाओगे आपस में, पहले डिवाइड करवाने के बाद इन दोनों को डिवाइड करवाओगे तो आंसर आएगा अंडर रूट 16 का रूट जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो हमारा रेशो क्या बन रहा है, 1:4 का रेशो बनेगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम KSP से। वाटर गैस क्या होती है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होती है, CO और H2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ज़ाइलीन यहाँ पर वही सेम है। सुक्रोज इज फॉर्म बाय ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है। सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन में जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। Al3 आयन हैज़, टोटल इसके पास एल्यूमिनियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 13, जिसमें से +3 का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गए, निकाल दिए इसने, तो कितने बचे, 10 बचे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होता है। What volume of 400 sample of gas at 760 torr volume sample 760 torr when the pressure is changed to 2 atm। अच्छा यहाँ पे जो है इस्तेमाल होगा बॉयल्स लॉ लगेगा, ठीक है। P1 V1 equals to P2 और V2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है V2, ठीक है। देखो V1 ये रहा, P1 ये रहा और P2 ये रहा। निकालना क्या है V2, इसके लिए क्या करोगे, P2 को उधर भेज दोगे, ये जाकर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप वैल्यूज़ रखोगे इन सबकी, इनको आपस में डिवाइड करवाओगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक काम कर लेना, दोनों यूनिट हमारे पास जब हम बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसमें हमारे पास दोनों वॉल्यूम के यानी कि V1 और V2 के यूनिट सेम होने चाहिए और P1 और P2 के यूनिट सेम होने चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे P1 का टॉर है यूनिट और P2 का ATM है, ठीक है। तो एक ATM जो होता है वो हमारे पास वो बराबर होता है
760 टॉर्क है, 760 टॉर्क के बराबर होता है। तो जब हम एटीएम से टॉर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 760 करेंगे, ठीक है। और जब टॉर से एटीएम में जाना होगा तो जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड बाय 760 करवा देंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो P1 वाले टॉर को एटीएम में कन्वर्ट कर लो या P2 वाले एटीएम को टॉर में कन्वर्ट कर लो, बस ये दोनों सेम होने चाहिए। जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास 200 ml आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रुप प्रोवाइडेड मैक्सिमम एनर्जी। अच्छा, फैट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं, फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है बाकी सबके मुकाबले में। विच वन इज़ बिलोंग टू अल्केन फैमिली। अल्केन में ये सारे ही हैं, ठीक है। ये है मीथेन, ये है ईथेन, ये है पेंटेन, सारे अल्केन है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है CH4 के अंदर होता है, जिसमें N जो है वो शेयर कर रहा होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। उसके बाद है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट, ये वाले तो सारे नॉन ज़ीरो हैं, तो ये तो 3 के तो हैं, लेकिन जब डेसिमल के बाद जो नंबर होता है उसके बाद जो ज़ीरो आता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास सही होंगे। लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन फ्रॉम। एटम्स में होता है लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं तो उससे हमें मिलता है। ये इसके आंसर्स हैं, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज के MCQs यहीं तक थे। आई होप आपको सब क्लियर हो। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।